एक बार फिर से हमने देखा कि चुनाव में मतदान प्रतिशत अपेक्षाकृत कम रहा। कि सभी राजनीतिक दलों को देखना चाहिए कि एक लोकतंत्र के प्रति ये उदासीनता क्यों है। एनडीए की तरफ से जो मुद्दे हैं, सडन बिल्कुल अबाउट टर्न जो हुआ है मुद्दों का, मुझे लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा मायूस कर रहा है। दूसरे फेज की वोटिंग हुई है, लेकिन आते आते 7वें चरण तक वो बम्पर लोगों के बीच में जो उत्साह है वो दिखाई देगा। मोदी को हराने के लिए जिसको हम कॉम्पिटेंट समझते हैं वो भी निराश हो गया है कि अब की वो भाई बहुत जो नई अर्थमेटिक्स है राजनीति की, उसमें जो है मोदी को हरा पाना बहुत मुश्किल काम है। के हिसाब से देखना पड़ेगा कि क्या कैंडिडेट्स को के सिलेक्शन के कारण जो स्थानीय मतदाता हैं, कैंडिडेट्स के सिलेक्शन से उनके अपने पार्टियों के कार्यकर्ता वहां समस्या पैदा हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर मैं ये स्वीकार नहीं कर रहा हूं कि मतदान बहुत ज्यादा गिर गया है। तो न पक्ष के प्रति उत्साह है, निष्पक्ष। मैं उदाहरण बताऊं, नोएडा में मैं ऐसे कई परिवारों को जानता हूं जो कई 2-3 परिवार ऐसे हैं जो प्रो बीजेपी समर्थक थे, वो वोट डालने नहीं गए, और कई कुछ परिवार ऐसे भी थे जो एंटी बीजेपी थे, वो भी वोट डालने नहीं गए। मुझे लगता है कि एक तरह की मिस्ट्री है बनी हुई अभी कि आखिर क्या है, हम कारण ढूंढ रहे हैं। चुनाव आयोग कोई व्यवस्था कर सके तो इस मतदान प्रतिशत में इजाफा हो सकता है, क्योंकि बहुत लोग अपने मूल शहरों से दूर नौकरी करते हैं, वोट वहीं पर रजिस्टर्ड है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, और जब दिन शनिवार या रविवार का होता है और आप अमर उजाला देखते हैं तो एक आदत जो अब आपके लिए एक तरीके से दैनिक क्रम बन गया है या साप्ताहिक क्रम बन गया है, वो ये कि आप खबरों के खिलाड़ी देखते हैं। एक ऐसा शो जिसमें आपको बड़ी आसानी से, संजीदगी के साथ, तथ्यों के साथ और वो विश्लेषण मिलता है जो तमाम शोर शराबे में, तमाम हल्ले में कहीं ना कहीं खो जाता है। हफ्ते की बड़ी घटनाएं होती हैं, उस पर हम बात करते हैं, लेकिन पिछले हफ्ते या यूं कह लें बस एक दिन पहले इस देश के सबसे बड़े चुनावों का दूसरा चरण पूरा हुआ, और क्रिकेट के शौकीन इस देश में शतक तो किसी को भी नहीं दिख रहा, अर्धशतक के आसपास हम संतोष करते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से हमने देखा कि चुनाव में मतदान प्रतिशत अपेक्षाकृत कम रहा, और अगर पिछले चुनावों से तुलना करें तो कई लोग इसे काफ़ी कम करार दे रहे हैं। ये जो मतदान प्रतिशत कम हुआ है, किसके माथे पर शिकन का कारण है, कौन चिंता में है, कौन अपने वोटरों को नहीं निकाल पाया, और क्या जो कहा जाता है कि जब कम मतदान होता है तो क्लोज फाइट होती है, तो क्या तमाम प्रत्याशियों की, तमाम पार्टियों की, पक्षों की सांसें अटकी हुई है? इसी पर चर्चा करने के लिए आज एक बेहद विस्तृत, बेहद बड़ा पैनल खबरों के खिलाड़ी में मेरे साथ है, और मैं एक एक करके परिचय कराना शुरू करूं तो एक तरीके से शो में मैं मार्गदर्शक की भूमिका पर कहता हूं। रामकृपाल सर हमारे साथ मौजूद हैं, ढेर सारे अनुभव, ढेर सारे चुनावों को आप लेकर हमारे बीच पर आते रहते हैं, और लगातार जो दर्शक हैं, और मैं हमेशा कहता हूं आपके नाम के साथ आपके विचारों का स्वागत करते हैं। राखी जी मौजूद हैं, मैम तमाम मुद्दों पर और खासतौर पर कई सारे नए इनिशिएटिव, महिलाओं के इनिशिएटिव पर आप बात करती हैं, जो तर्क रखती हैं वो। कात्यायनी जी एक अंतराल के बाद दोबारा शो का हिस्सा, और आज वो हमको लग रहा है कि जो राजनीति में नहीं हुआ है 33% आरक्षण, वो हम कर पाने में सफल हो पा रहे हैं शो में। अवधेश जी बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए और खूब जोर शोर से अपने विचार और कई बार दूसरों के विचारों से असहमत होकर पुरजोर तरीके से उसको रखने के लिए। अनुराग जी शो शुरू होने से पहले हम सब कहते हैं कि बड़ी सौम्यता से लेकिन बड़ी गंभीरता से अपनी बात कह जाते हैं, और उस मुस्कुराहट के साथ ही जो भी आप रख रहे हैं, इस शो का आप लगातार हिस्सा बनते जा रहे हैं, और एक नया फैन क्लब आपका भी बन रहा है। पूर्णिमा जी, जो मैंने कहा वो आरक्षण का वो जो एक स्टेटस जो राजनीति के तमाम धुरंधर बड़े बड़े पूरा नहीं कर पाए, शो में आज हमने आपके जरिए पूरा किया। जयदीप कार्णिक जी संपादक अमर उजाला डिजिटल, और विनोद अग्निहोत्री जी सलाहकार संपादक, साथ में हम हमेशा कहते हैं कि हमारे परिवार के सदस्य, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत इस शो में। और सर, मैं बिना किसी देरी के आपसे शुरू करना चाहता हूँ। हमने पहले चरण पर भी बात की थी, तब भी शो में सवाल उठा था और ये चिंता भी उठी थी कि मतदान कम हुआ। दूसरे चरण में भी ये चीज़ देखने को मिली है। तमाम चुनाव आप लोगों ने कवर किए, आपने कवर किए हैं, क्या कम मतदान के कोई मायने निकाले जा सकते हैं? पहले तो चूंकि आपने मुझे मार्गदर्शक कहा तो एक मैं बात बता दूं, मैं क्या दिखाऊंगा राह किसको, मुझे तो खुद का पता नहीं है, तो मैं क्षमा चाहता हूं इस बात से। रही बात, मैं अपनी बात ज़रूर कहूँगा कि देखिए, होना ये चाहिए था कि जिस तरह की जागरूकता अब आनी चाहिए, जितना मीडिया बढ़ गया है, सारी चीज़ें हैं, और समाज के जो सामाजिक आर्थिक विसंगतियां हैं वो भी बहुत उभर के आई हैं, ऐसे में तो मतदान बढ़ना चाहिए था। और लाभ हानि की बात मैं नहीं करूंगा, सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस बात की चिंता करनी चाहिए नफ़ा नुकसान के बजाय कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन मुझे दुख के साथ इस बात कहना पड़ रहा है
कि इसमें सब अपना फ़ायदा और नुकसान अपने अपने हिसाब से, कि एक पार्टी कहेगी कि आपका वोटर नहीं निकला, ये दूसरी पार्टी कहेगा आपका वोटर नहीं निकला। मैं इस पर ये नहीं कहूँगा किसका फ़ायदा हुआ किसका नुकसान, क्योंकि देखिए 2 फेज हो चुका है। अब मतदाता के विवेक पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्या फैसला देगा। लेकिन एक ही दुखद बात है, इस देश के सभी राजनीतिक दलों को देखना चाहिए कि एक लोकतंत्र के प्रति ये उदासीनता क्यों है। ये आम नागरिक से ज़्यादा चिंता पॉलिटिकल पार्टीज़ को होनी चाहिए, जो मुझे इसमें दिखाई नहीं पड़ी। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि ये एक दुखद विषय है, अच्छी बात नहीं है। और जिस तरह से गर्मी हर बार पड़ती है, ये मान लिया कि ठीक है अप्रैल में 2 डिग्री टेम्परेचर, लेकिन ये मौसम का बहाना, ये सब कोई मतलब नहीं है। ये उदासीनता क्यों हो रही है लोकतंत्र के प्रति, ये अपने आप में बहुत गंभीर सवाल है। अवधेश जी, इसी बात को आगे बढ़ाता हूं। जब हम चुनावों से पहले चर्चा कर रहे थे तब आपने कई सारे मुद्दों का जिक्र किया था, जिसमें आप खास तौर पर अयोध्या का जिक्र करते थे। आप ये कहते थे कि लोगों के भीतर एक ऊर्जा है, उत्साह है, ढेर सारे और मुद्दों की बात होती थी। एक तरफ विपक्ष एकजुट होने की कोशिश करता था। क्या वो तमाम नेता, क्या वो तमाम मुद्दे, क्या वो तमाम कारण कि हाँ हमको अपना मत देना है, जो कुछ हुआ है पिछले कुछ सालों में, उसके बावजूद मतदाता नहीं निकल पा रहा, उदासीनता की वजह क्या आपको लग रही है? देखिए, आपके पिछले कार्यक्रम में भी मैंने कहा था कि जितना हम सोचते हैं उतनी उदासीनता चुनाव में नहीं थी। पिछली बार भी हमने कहा था कि अंतिम आंकड़ा अगर अब देखते हैं तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। किसी भी देश के चुनाव का एक पिक पॉइंट होता है। हमको मान के चलना चाहिए कि पिछली बार 69% से ऊपर वोट गया था लोकसभा चुनाव में, और वो भारत का अभी तक का पिक पॉइंट है, लगातार बढ़ा था। तो उससे अभी जाने की संभावना नहीं है। जब एक बार पिक होता है तो उसके बाद थोड़े मतदान नीचे आता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। और मेरे पास जो अंतिम आंकड़ा है, मैं उत्तर देने के बदले वो फिर पिछली बार भी हमने इसलिए आंकड़े लेके आया था। जो अंतिम आंकड़ा है मेरे पास वो ये बता रहा है कि इस बार के इस ट्रेंड में जो लास्ट का है 68.49% मतदान हुआ है। पिछली बार 70.7% के आसपास था। तो कुल मिला के अगर राष्ट्रीय स्तर पर हम देखते हैं तो 2% के आसपास मतदान गिरा है। तो इसको हम भारी गिरावट नहीं कहते। दूसरी बात है, कुछ राज्यों में जरूर एक गिरावट जो है वो थोड़ी सी चिंताजनक है, लेकिन उसको भी जरा देखना पड़ेगा। अब जैसे अभी भी आप देख लीजिए, पूर्वोत्तर का पिछली बार भी चर्चा हुई थी, पूर्वोत्तर ने बहुत अच्छा मतदान किया है, लेकिन एक बार मैं पढ़ ही देता हूँ कि कहाँ कहाँ मतदान किया। देखिए, असम में 2019 में 76.45% मतदान था। अभी तक का आंकड़ा है 77.35 का, इसका मतलब वहाँ बढ़ा है। छत्तीसगढ़ में 75% मतदान था, अभी तक का 75.16 है। उसी प्रकार से कर्नाटक में जहाँ चुनाव हुआ है 68.21 था, 68.47% ये है। बिहार में 60% की जगह इस बार बता रहा है कि 56% के आसपास, नहीं 61% था करीब वो है, तो वो अभी उसमें वो घटा है। मध्य प्रदेश में 67.75 की जगह 58.26 है, यहाँ करीब 9% की गिरावट है, ये चिंताजनक है। महाराष्ट्र में 61.93 की जगह 59.63, तो ये भी बहुत ज़्यादा आप नहीं कह सकते। राजस्थान तो लगभग, राजस्थान में तो बहुत अच्छा मतदान है। असम में 72% की जगह लगभग बराबर है। पश्चिम बंगाल में 80 की जगह 77.68 है। तो आप कुल मिलाकर देखेंगे, मूल बात जो आती है कि उत्तर प्रदेश में मतदान जो है करीब 8% घटा है। ये बहुत सबसे चिंता की बात है। लेकिन इसमें भी कुछ क्षेत्र के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कम, अमरोहा में पूरा ज़्यादा हो गया, मथुरा में बहुत घट गया है, गाजियाबाद में मतदान घट गया। तो क्षेत्र के हिसाब से देखना पड़ेगा कि क्या कैंडिडेट्स के सिलेक्शन के कारण जो स्थानीय मतदाता है, कैंडिडेट्स के सिलेक्शन से उनके अपने पार्टियों के कार्यकर्ता वहाँ समस्या पैदा हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर मैं ये स्वीकार नहीं कर रहा हूं कि मतदान बहुत ज़्यादा गिर गया है। अलग अलग राज्यों की ये ट्रेंड है, इसका विश्लेषण आप कहेंगे तो आगे कर दूंगा। ठीक है, तो जैसा आपने कहा कि अलग अलग राज्यों का ट्रेंड है, आपका वो मत है। लेकिन राखी जी, मैं एक चीज़ पूछता हूँ, चुनाव आयोग ने ढेर सारे विकल्पों की मत इसलिए कहा मैंने, जो आपने कहा कि वो आपका मत जो है कि पिछली बार या राष्ट्रीय स्तर पर आप उसको कम नहीं मान रहे, वो एक मत है, क्योंकि उसको कई लोग उसको इस तरीके से देख रहे हैं कि कम हुआ है। वोटरों की संख्या बढ़ी, मतदान प्रतिशत जब कम होता है, अगर आप वोटर नंबर पर आ जाते हैं तो वो और कम दिखाई देता है, क्योंकि 5 सालों में वोटरों की संख्या भी बढ़ी है। तमाम विकल्प, नोटा से लेकर सब कुछ, जिधर अवधेश जी ने इशारा किया, मैं वही सवाल लेकर आता हूं, क्या उम्मीदवारों का नाम, उम्मीदवारों का चयन एक कारण हो सकता है कम मतदान का, कि उम्मीदवारों से लोग खुश नहीं तो उदासीनता दिख रही है? हो सकता है, लेकिन मैं कहूंगी कि अगर हम एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात तो शायद हम सब यहाँ मान रहे हैं कि प्रतिशत कम है, लेकिन क्या हम कोई पैटर्न ढूंढ पा रहे हैं? मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि एक तरह की मिस्ट्री
है बनी हुई अभी कि आखिर क्या है। हम कारण ढूंढ रहे हैं कि क्या ये कैंडिडेट्स की वजह से है, पॉलिटिकल पार्टीज को कितना सोचना चाहिए, वोटर्स क्यों, हालांकि हमने देखा ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा हुआ है और अर्बन एरियाज़ में ये कम हुआ है। तो हम स्टडी करने की कोशिश करें कि क्यों कहाँ पर ज़्यादा, क्यों कहाँ पर कम। अभी बात कर रहे थे, लेकिन कुछ राज्यों में महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश कम हुआ है और खासकर यूपी में तो चिंता की बात तो है। अंग्रेजी में एक शब्द वोटर एपैथी जो कहा जाता है वो अच्छा शब्द नहीं है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने बड़ी सारी चीज़ें की भी, कोशिश की, जैसे पिंक बूथ महिलाओं के लिए बनाए गए, जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए कुछ सुविधाएं हमने देखी किए गए, दूर से लोग कैसे आए। लेकिन एक चीज़ देखने की बात है, पहाड़ी जगहों पर कितना कुछ हो पाया, कितनी सहूलियत हो पाई। कई जगह पर बारिश हो रही थी, कुछ चीज़ें नई भी हुई। मैं आपको बताऊं, कुछ लोग विदेश से आए अपनी वोटिंग करने के लिए अपने अपने इलाकों में, और कुछ लोग नेबरिंग कंट्रीज से भी इस बार आए, राजस्थान में कहा गया जो मैंने पढ़ा। तो कुछ नई चीज़ें हुई। फर्स्ट टाइम वोटर्स हमें नजर आए, लड़के लड़कियां, उनमें भी पहले के मुकाबले इस बार दिखा कि वो ज़्यादा निकल कर आए। महिलाएं ज़्यादा कतारों में, जो दिन में मैं बात कर रही थी कुछ चैनल्स में, तो महिलाएं कतारों में नजर आई। ये सब चीज़ है, लेकिन क्यों आखिर ये जो वोटर एपैथी है, गर्मी तो चलिए है, क्यों है ये हमको समझना पड़ेगा। आगे आने वाले फेजेस पे भी नजर रखनी पड़ेगी कि किस तरह से एक पैटर्न अगर दिखाई दे तो। 5 चरण इस देश में बचे हैं कात्यायनी जी। मैं आपसे पूछता हूँ, और जब हम विधानसभा चुनाव के दौरान कवरेज कर रहे थे, तब खबरों के खिलाड़ी कर रहे थे, राखी जी मौजूद थी, और उस दिन मुझे याद है कि मतदान और आदर्श हमारे जो सहयोगी हैं वो राजस्थान से या मध्य प्रदेश में जिस दिन वोटिंग हो रही थी, वो कतारों को देखकर अनुमान लगा रहे थे। तो अगर कोई कह रहा है कि नहीं एक पैटर्न बनता जा रहा है या वो एक चीज़ है, 5-6 महीने पहले जिन राज्यों ने बम्पर मतदान किया वही राज्य 10-10% कम मतदान करते नजर आ रहे हैं। क्या पार्टियों से, और वही सवाल मैं लेकर आता हूँ, मुद्दों को लेकर चूक हुई है? मतलब कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा है वोटर को, क्या ये कारण है? जी, मैं अभी अपने तीनों जो उपस्थित अतिथि हैं उनकी बात सुन के ये सारी बातें जो मैं कहना चाह रही हूँ इन्होंने पहले रखी हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो हम उदासीनता की बात कर रहे हैं कि नहीं, वोटर उदासीन है और कैंडिडेट शायद हमने ऐसा नहीं दिया, पार्टियों ने नहीं दिया कैंडिडेट ऐसा। तो मुझे लगता है कि कैंडिडेट को भी एक तरफ किनारे रखिए। जो चेहरा चुनाव में जिसकी बात करके हम अगर बीजेपी की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा ऊपर से लेकर नीचे तक है। कैंडिडेट भी यहाँ पे नगण्य हो जाता है, कोई नहीं देखता है कि फिर कौन है। सब चूंकि जो भी लाभार्थी जुड़े, गाँव में जो जाके लोगों से मैं मिली, लोगों के बीच में बात की मैंने, उनको देख के ये लगता है कि वो कहीं ये नहीं मान रहे हैं कि ये कैंडिडेट हमारा वीक है, वो ये देख रहे हैं कि नहीं जी हमको तो मोदी को वोट करना है। तो ये उदासीनता कहीं होगी, लेकिन उनके सामने चेहरा मोदी का है। और रही बात, तो जनता ये भी देख रही है कि किस तरह से विपक्ष जो इंडी गठबंधन है वो आपस में ही, पीछे के दिनों में हमने देखा है कि कितनी मार काट लड़ाई, तो वो लोगों के जहन में बन जाता है। लेकिन वही विपक्ष का वोटर जो है, मुझे ऐसा लग पाता है कि वो चुस्त है, नहीं है चुस्त, वो सुस्त पड़ गया है, वो सुस्त पड़ गया है और वही वोटिंग करने के लिए पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच रहा है। बाकी 2-4% का ऊपर नीचे तो दिखाई देता रहता है। 22 के चुनाव में भी हमने ये देखा था कि वोटिंग का जो परसेंटेज है, अगर बहुत पीछे ना जाएं, विधानसभा के चुनावों की बात करें तो परसेंटेज कम है, लेकिन महिलाओं ने बढ़ चढ़ के, क्या वो 17 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, ये पैटर्न चला कि महिलाओं ने मोदी के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में ज़बरदस्त वोटिंग की है। तो आज की तारीख में भी अभी जैसे होली का रंग धीरे धीरे चढ़ता है, खुमार चढ़ जाता है, वैसे ही मुझे लग रहा है कि ये दूसरे फेज़ की वोटिंग हुई है, लेकिन आते आते 7वें चरण तक वो बम्पर लोगों के बीच में जो उत्साह है वो दिखाई देगा और वोटिंग का प्रतिशत भी कहीं ना कहीं ज़रूर बढ़ेगा। मतदान के गुणागणित में जब आपने सियासत की केमिस्ट्री ला ही दी, तो मैं उसी सवाल को लेकर पूर्णिमा जी आपके पास आ जाता हूँ। अखिलेश यादव जी का मैं बयान देख रहा था, और जैसा उन्होंने कहा ना, वही विपक्ष की ओर से बयान है कि हमारे सारे वोटर निकल गए, उनका कोई वोटर नहीं निकला। कम वोटिंग में भी सियासतदान बड़े खुश हो रहे हैं। नहीं, देखिए, कम वोटिंग हो, ज़्यादा वोटिंग हो, किसको फ़ायदा हो, किसको नुकसान हो, इसका कोई सेट फार्मूला नहीं है। और हमने देखा है कि ये जो एस्टैब्लिश नॉर्म्स थे कि जब सत्ताधारी पार्टी को नुकसान होता है, जब लोग बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं, तो वो चेंज हुआ है पैटर्न। तो किसको फ़ायदा नुकसान होगा ये हम 4 को देखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो वोटर है वो थोड़ा उसने उम्मीद खो दी है। मतलब दोनों तरफ से मैं ये कह रही हूँ, किसी एक तरफ के वोटर ने नहीं। एक तरफ का वोटर जो चाह रहा था चेंज करना, उसको शायद लग रहा है कि चेंज की गुंजाइश घटती जा रही है, तो उसने उम्मीद खो दी है। और दूसरे तरफ का वोटर जो ये देख रहा है कि नहीं 400 पार तो आ ही रही हैं, तो वो सोचता है कि तब हम इस गर्मी में क्यों परेशान हो, हम ही घर में बैठ के
4 को रिजल्ट देख लेंगे तो दोनों तरफ के वोटर ने थोड़ी सी उदासीनता दिखाई है, और किसको ज़्यादा उससे नुकसान होगा, किसको फ़ायदा होगा, ये हम 4 को उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन जो मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, जो एक लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो मुद्दों की जो भटकावपन में दिखा है, मुझे लग रहा है उसकी वजह से भी हो रहा है। एक तो जो ऑपोजिशन पार्टीज़ का मुद्दा है वो तो कंसिस्टेंट है, वो अपने जो बेसिक ब्रेड एंड बटर इश्यूज़ हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी एनडीए की तरफ से जो मुद्दे हैं, सडन बिल्कुल अबाउट टर्न जो हुआ है मुद्दों का, मुझे लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा मायूस कर रहा है। लोग नहीं चाहते हैं कि पोलराइजेशन की तरफ इलेक्शन बढ़े, और उस पोलराइजेशन से कई लोग नाराज़ हैं। ये हमने अखबारों में भी उसकी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं कि कई लोगों ने, जो कि हम मान के चल रहे थे कि बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं, जब उन्होंने देखा वो हिंदू मुस्लिम वाला एंगल उसमें आते तो उन्होंने खुला ओपन लेटर लिखा है, और लोग इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे हैं। और ये अभी जो इधर पिछले एक हफ्ते में जो बहुत ज़्यादा श्रिल हुआ है, बहुत ज़्यादा बिटर हो गया है हिंदू मुस्लिम वाले मुद्दे पे, उससे लोगों को नाराज़गी है, ये मुझे समझ में आ रहा है। और बखूबी उस पर भी हम एक अलग चर्चा करेंगे। अनुराग जी, जो मैंने शुरू में भी कहा था, मुस्कुराहट के साथ आप जवाब देते हैं, लेकिन ढेर सारे जो शिकन माथों में पड़े हुए हैं पार्टियों के, हम भी ज़मीन पर हैं, और अमर उजाला की तरफ से सत्ता के संग्राम का एक शो हम कर रहे हैं, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। लोग एक बात खूब कह रहे हैं कि इस बार ना फंसे हुए चुनाव ज़्यादा होंगे, क्योंकि कम वोटिंग होगी, मार्जिन कम होगा। क्या आपको लगता है कि वो जो रिकॉर्ड हमने देखे थे 5-5 लाख 6-6 लाख के वोटे से जीतना, वो इस बार कम, उसका असर यहाँ पर भी दिखाई देगा? देखिए, एक चीज़ को, अभी जो वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है उससे बहुत ज़्यादा लंबी निष्कर्ष निकाल लेने का अभी कोई मतलब नहीं है। एक चीज़ अगर आप गौर करें, सबसे पहली चीज़ है कि 19 का जब चुनाव हुआ था, हम जो चुनाव के प्रतिशत को 19 के चुनाव से एक बेंचमार्किंग जो कर रहे हैं वो 19 के चुनाव की कर रहे हैं। 19 के चुनाव में जो माहौल था वो ये था कि बीजेपी हार सकती है या उसकी सीटें बहुत कम हो सकती हैं, विपक्ष भी थोड़ा सा अच्छे से लड़ रहा था, और एक जो ट्रेंड होता है कि एंटी इनकम्बेंसी होगी, और उस समय 19 के चुनाव में ये माना जा रहा था कि बीजेपी लूज़ कर सकती है। तो उस वजह से वहाँ पे उनके संगठन ने भी जोर लगाया, उनके वोटर ने भी जोर लगाया, और ज़बरदस्त मतदान हुआ। अभी जो अवधेश जी ने इस स्टेट वाइज जो डेटा दिया है, अगर आप उसको सीधे सीधे पढ़िए और एनालाइज करिए, कहाँ कहाँ वोटिंग परसेंटेज कम हुए, यूपी, एमपी, बिहार, जिसमें चुनाव हुए अभी यूपी और एमपी में, यूपी एमपी में दोनों में विपक्ष खत्म हो चुका है। तो जो प्रो बीजेपी या प्रो मोदी, देखिए 2 चेहरों पे चुनाव हो रहा है, राहुल वर्सेस मोदी। तो कोई क्षेत्रीय कैंडिडेट, कोई क्षेत्र का नेता, कोई मैटर नहीं, सब नगण्य है। किसी भी सीट पे जाइए आप, वहाँ पे लोग शायद अपने कैंडिडेट का नाम भी नहीं जानते होंगे, लेकिन कमल को जानते हैं और मोदी को जानते हैं। तो जो इन 2 स्टेट से सीधा सीधा ये नतीजा है, यूपी में विपक्ष खत्म हो चुका है, उसका कोई रेलिवेंस नहीं है। और पिछले विधानसभा के चुनाव में वहाँ पे जो मुस्लिम मतदाता था, जिसने ज़बरदस्त मतदान किया, लेकिन उसके बाद भी अखिलेश की सरकार नहीं बन पाई। मध्य प्रदेश में विपक्ष खत्म हो चुका। अगर आप मध्य प्रदेश में क्षेत्र की राजनीति को सोचेंगे तो विपक्ष में आपको एक चेहरा समझने में मुश्किल होगी। जो एक इकलौता चेहरा वहाँ पे बड़ा होता था, वो भी कब बीजेपी में चला जाएगा उसका भरोसा नहीं है। तो वो बीजेपी का कैंडिडेट है या कांग्रेस का कैंडिडेट है, ये भी एक अभी तक कन्फ्यूजन है। तो इन 2 स्टेट के जो चुनाव थे उसमें ये है कि मतदाता कहीं ना कहीं इस बार ये भी उदासीन है कि हमारा, जिसको हम जिताने की, मोदी को हराने के लिए जिसको हम कॉम्पिटेंट समझते हैं, वो भी निराश हो गया है कि अब की वो भाई बहुत जो नई अर्थमेटिक्स है राजनीति की, उसमें जो है मोदी को हरा पाना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है जी, ऐड करना चाहूँगी, उन्हीं की जो बातें हैं उससे सामने आई हैं। इन्होंने कहा 19 में विपक्ष ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। विपक्ष तो 19 में कहीं था ही नहीं, कहीं कोई ऑपोजिशन यूनिटी तो थी ही नहीं, सारे अलग अलग अपने अपने स्टेट में, और वोटों का बिखराव जितना पिछली बार हुआ उसके कंपैरिजन में इस बार कम है। तो विपक्ष नहीं है इस बार, हम ये मान के नहीं चल सकते हैं। मैं बस ये कहना चाहता, देखिए जो आपने भी कहा और आपने भी कहा, कम मतदान के अपने अपने मत हैं, और वो नेताओं को भी हम सुन रहे हैं। थोड़ी सी स्थिति जैसे परिणाम साफ आएगा, जो एक तस्वीर आपने दिखाई और एक आपने दिखाई, आप दोनों एक दूसरे को ये साबित नहीं कर सकते कि सही कौन है। वो एक कम मतदान को देखने के आप दोनों के अपने नजरिए हैं
कि राहुल गांधी की फेल्योर इस बार बहुत ज़्यादा एपरेंट है। वो पहले एक उसमें इफ एंड बट था, इस बार एकदम एपरेंट है कि राहुल गांधी फेल हो चुके हैं। ठीक है, और वो इस चुनाव को देखने का आपका तरीका है। मैं एक चीज़ पूछता हूँ सर, जब हम लोग भी ज़मीन पर जा रहे हैं, 2019 के चुनाव में एक चीज़ हुई थी, हमने देखा था कि एक पुलवामा का एक बड़ा आतंकी हमला इस देश ने देखा और उसके बाद जो स्ट्राइक हुई वो देखी। एक राष्ट्रीय मुद्दा बहुत बड़ा दिख रहा था इस देश को, और कई लोग ये मानते हैं वो भी एक कारण था। क्या इस बार एक पैन इंडिया मुद्दे का अभाव है, जिसके कारण से आपको लग रहा है, जो अवधेश जी ने बड़ा आसानी से बताया कि अलग अलग क्षेत्रों में वोटिंग अलग है, एवरेज परसेंटेज बेहतर हो जाता है, लेकिन जो बड़े राज्य हैं जनसंख्या की दृष्टि से या सियासत की दृष्टि से वो उदासीन से लगते हैं वहाँ वोटर? देखिए, उदासीनता तो मुझे लगता है पैन इंडिया सबसे बड़ा मुद्दा उदासीनता ही है, अगर कोई मुद्दा है। और उदासीनता क्यों है, मैं इसके दो कारण बताता हूँ। एक सर्वे हुआ था अभी कुछ दिनों पहले, जिसमें लोगों से पूछा गया सवाल कि साहब आपकी समस्याएं कौन हल कर सकता है। तो 32% लोगों ने कहा बीजेपी, 18% लोगों ने कहा कांग्रेस, और 48% लोगों ने कहा कोई नहीं। तो एक तो ये पैमाना। दूसरा इलेक्शन कमीशन का जो डाटा है, उसमें इस बार जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उसमें सिर्फ 38% ने रजिस्ट्रेशन कराया है वोट। अब बताइए, 62% नए लोगों ने वोट ही नहीं बनवाया अपना युवा में। तो इससे बड़ी उदासीनता क्या होगी कि सबसे ज़्यादा वोट बढ़ चढ़ के कौन डालता है? फर्स्ट टाइमर वोटर, जो पहली बार वोट डालता है, वो डालता है सबसे पहले। तो वही इस बार कम हो गया। बाकी लोग जो वोट डालते हैं तो अपना वो सब सेट होते हैं। पहली बार का जो नया वोटर होता है 18 साल की उम्र वाला, उसको लगता है कि हम वोट डालने जा रहे हैं, उसके अंदर एक थ्रिल होता है और वो अपनी उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है। तो उदासीनता एक सबसे बड़ा पैन इंडिया मुद्दा है। ये राजनीतिक दलों के लिए सोचने का विषय है, पक्ष के लिए भी विपक्ष के लिए भी। पक्ष की जहाँ तक बात करूँ तो 10 साल की सरकार है, उसकी अपनी उपलब्धियाँ हैं, अपनी नाकामियाँ हैं, दोनों ही हैं। किसी भी सरकार की उपलब्धियाँ भी होती हैं, नाकामियाँ भी होती हैं। खाली उपलब्धियों पर उनके समर्थक जोर देते हैं और विपक्षी नाकामियों पर देते हैं। तो अब इसी तरह विपक्ष है। जैसे अनुराग भाई ने कहा कि 2019 में विपक्ष ज़्यादा मजबूत था, मैं सहमत नहीं हूँ, फैक्चुअली ये गलत है। 2019 में कोई गठबंधन नहीं था। 2024 में जैसा भी है एक गठबंधन बना हुआ है। बिहार में है, तमिलनाडु में है, उत्तर प्रदेश में है, झारखंड में है। एक नीतीश कुमार और जयंत चौधरी को छोड़ करके लगभग इंडिया गठबंधन के सारे घटक एक साथ हैं। ममता बनर्जी अलग लड़ रही हैं लेकिन गठबंधन में है। महबूबा मुफ्ती अलग लड़ रही हैं लेकिन गठबंधन में है। तो जैसा भी है एक गठबंधन। 19 में ऐसा गठबंधन नहीं था, नंबर एक। दूसरी बात, 19 और 24 में एक फ़र्क ये भी है कि 24 में राहुल गांधी वैसे मुद्दा नहीं है जैसे कि उनको बनाने की कोशिश की गई या 19 में थे। आज बिहार में कौन लड़ रहा है बीजेपी से? राहुल गांधी थोड़ी लड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में कौन लड़ रहा है? उद्धव ठाकरे लड़ रहे हैं। तमिलनाडु में स्टालिन लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी तो खाली मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहाँ जहाँ कांग्रेस मजबूत है वहाँ हैं, वहीं उनके पोस्टर हैं। बिहार में आपको राहुल गांधी के पोस्टर बहुत कम मिलेंगे, 4-5 सीटों पर मिलेंगे, 9 सीटों पर मिलेंगे। तो इस तरह से राहुल वर्सेस वो मामला इस बार हर जगह नहीं है। पिछली बार कांग्रेस बिहार को छोड़ के और तमिलनाडु छोड़ के सब उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर लड़ी थी। हर जगह राहुल गांधी के पोस्टर लगाए गए थे। बंगाल में सब सीटों पर लड़ी थी। तो कुल मिलाकर के पिछली बार राहुल गांधी ज़्यादा फोकस में थे। और जो चौकीदार वाला नारा उन्होंने दिया था, उससे एक नेगेटिविटी भी पैदा हुई थी उनके प्रति और कांग्रेस के प्रति, और उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को हुआ था सीधे से। इस बार वैसा डायरेक्ट अटैक कोई मोदी जी पर नहीं है। मोदी हटाने की बात तो है, विपक्ष कर रहा है, लेकिन जिस तरह एक पर्सनल अटैक चौकीदार वाला था वैसा अटैक इस बार नहीं है। तो वो नेगेटिविटी जो बन सकती थी वो इस बार मतलब बनी होगी, नहीं बनी होगी तो 4 जून को पता लगेगा, लेकिन वैसे अपरेंटली दिखती नहीं है। मतलब उस तरह से। एक लाइन और जोड़ रहा हूँ मैं, मुझे लगता है कि जो वोटिंग कम हो रही है उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि एक तो न पक्ष के प्रति न विपक्ष के प्रति मतदाताओं में कोई उत्साह है। पक्ष के प्रति भी नहीं उत्साह है, या तो ओवर कॉन्फिडेंस भी है। दूसरा, उनको लगता है यार 10 साल हो गए, ठीक है मोदी जी तो आ ही जाएंगे, फिर जो उनको करना है करेंगे। दूसरा, विपक्ष के प्रति जिस तरह का इंडिया गठबंधन शुरू में बना था और उसमें जो तेजी आई थी और जिस तरह से मीटिंग हो रही थी, उस तरह वो सारी उसकी जो वेलोसिटी थी और उस ख़त्म हो गई, तो वो भी एक उत्साह की कमी हो गई। तो न पक्ष के प्रति उत्साह है न विपक्ष। मैं उदाहरण बताऊँ, नोएडा में मैं ऐसे कई परिवारों को जानता हूँ जो 2-3 परिवार ऐसे हैं जो प्रो बीजेपी समर्थक थे, वो वोट डालने नहीं गए, और कुछ परिवार ऐसे भी थे जो एंटी बीजेपी थे, वो भी वोट डालने नहीं गए। ठीक है, मैं
जदीप सर यही पूछना चाह रहा था कि क्या अति आत्मविश्वास या अति स्वीकार्यता, एक माइंडसेट ये बन जाना कि ठीक है वो जो हम नहीं भी डालेंगे फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि एक वेव चल रही है, कई बार वो अति आत्मविश्वास वोटर को ये लगने लगता है कि हम नहीं निकलेंगे लेकिन बाकी तो निकल रहे हैं और उस चक्कर में कोई भी नहीं निकल रहा। उत्कर्ष, वोट प्रतिशत कम क्यों हुआ ये हमने पहले दौर के बाद भी चर्चा की थी और आज भी कर रहे हैं दूसरे दौर के बाद, क्योंकि जितने कुल वोटर हैं उनमें से जितने प्रतिशत लोग वोट देने गए उस पर बात होती है। पिछली बार जो वोटर थे और इस बार जो वोटर हैं, पहले तो मेरे पास अभी वो डेटा नहीं है कि उसमें अंतर कितना आया है, नए वोटर कितने जुड़े हैं, लेकिन जो विनोद जी बता रहे थे महत्वपूर्ण है कि सारे नए वोटर रजिस्टर नहीं हुए, लेकिन फिर भी कुल रजिस्टर्ड मतदाताओं में से कितने गए, तो एक गैप वहाँ पर है, उसको बाद में देखूंगा। लेकिन अभी मेरे पास अपनी अमर उजाला की चुनाव डेस्क से ठीक ठीक आंकड़े आए हैं। जो अवधेश जी ने कहा था मैं उस आंकड़े को आगे बढ़ा दूं कि ओवरऑल राष्ट्रीय स्तर पर कम है, लेकिन ये आंकड़े दिलचस्प हैं। अगर हम सारे जितने राज्यों में मतदान हुआ है पूरी 88 सीटों पर उनके आंकड़े को देखें तो एक ही राज्य है जो अपने आगे अंतर में प्लस बताता है, लेकिन वो प्लस भी 0.4% का है और वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की इन्हीं 3 सीटों पर पिछली बार 75.12% मत पड़ा था, लेकिन इस बार 75.16% मत पड़ा है, मतलब केवल 0.4% ज़्यादा है। एक राज्य है जहाँ पर ठीक उतना ही मत पड़ा है जितना पिछली बार था और वो है जम्मू। पिछली बार भी 72.50 था, इस बार भी 72.50। अब आते हैं गैप पर। गैप में लगभग 10% के करीब का 9.41% का जो अंतर है वो है मध्य प्रदेश में। बहुत बड़ी बात है, मध्य प्रदेश में लगभग 10% का अंतर है। और उसके बाद जो दूसरा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा अंतर आया है पिछली बार और इस बार के मुकाबले, वो है केरल। केरल की इन्हीं 20 सीटों पर जब पिछली बार मतदान हुआ था तो 77.84% वोट पड़ा था और इस बार यह 70.21% है। तो केरल में 7.63% का अंतर है पिछली बार के मुकाबले। केरल, हम केवल बोल रहे हैं हिंदी पट्टी में कम हुआ, नहीं, ऐसा आंकड़ों को ध्यान से देखें तो केरल जैसा राज्य, अब केरल में इस वोट प्रतिशत के कम होने के क्या मायने हैं, इसके साथ मैं वही जोड़ूंगा, किसका वोटर घर बैठ गया है ये तो 4 जून के अलावा कोई नहीं बता सकता। हम आप सब अपने अपनी राजनीतिक बुद्धि और विश्लेषण को लगाते रहेंगे 1 जून तक, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा फिलहाल कोई चारा भी नहीं है। सच बात तो यह है, तथ्य तो यह है, लेकिन ये बड़ा अंतर है। केरल का अंतर चौंकाने वाला है, लगभग 8% के करीब का अंतर। उसके बाद जो सबसे बड़ा राज्य जहां पर हमको ये अंतर दिखाई देता है 7.63% का जो केरल का, उसके बाद वो है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद आता है बंगाल, क्योंकि बंगाल में भी लगभग 7% का वोट का अंतर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। हमने इसमें बिहार को भी देखने की कोशिश की थी, लेकिन बिहार में जो अंतर है वो लगभग 5.1 मतलब 5% का ही अंतर आया है। तो ये सारे मतदान प्रतिशत के अंतर, इसके आंकड़े को और इस तालिका को हम शो में चला भी देंगे ताकि लोगों को ठीक ठीक जो डेटा बताया जा रहा है वो समझ में भी आए। मैं 2 ही बातें कहना चाहूँगा। मथुरा में वोट पड़ा है, मथुरा के कुछ वोटर हमारे साथ यहाँ पर है। मैं कहूँगा कि भाई क्या हुआ वोट देने का, अरे वो हेमा मालिनी तो 3-4 लाख से वैसे ही जीतती, हम 2 वोट नहीं दिए तो क्या होगा, ये नुकसान है भाजपा का। वहीं ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि जो विपक्ष लगातार 10 साल से सत्ता में आने की कोशिश कर रहा और नहीं आ पा रहा है, तो कहते हैं अरे यार ये कितनी भी मेहनत करे जीतते तो है नहीं, क्या वोट बेकार करना, इससे अच्छा छुट्टी मनाओ। ये दोनों सुना है। और तीसरा महत्वपूर्ण, मेरे एक साथी ने ही मुझे व्हाट्सएप पर भेजा है कि पिछली बार बहुत सारे लोग बाहर से, यहाँ तक कि विदेशों से भी बहुत उत्साह के साथ पहले से टिकट बुक कराकर वोट देने गए हैं अपने मूल स्थान पर जहाँ पर वो रजिस्टर्ड हैं वोटर। इस बार वो नहीं गए क्योंकि 1,000-1,500 किलोमीटर दूर रहे या विदेश में रह रहे हैं, तो उन्होंने वो जहमत नहीं उठाई है। इसके लिए चुनाव आयोग कोई व्यवस्था कर सके तो इस मतदान प्रतिशत में इजाफा हो सकता है, क्योंकि बहुत लोग अपने मूल शहरों से दूर नौकरी करते हैं, वोट वहीं पर रजिस्टर्ड है। शायद शुक्रवार की वोटिंग इसलिए रखी गई थी, वीकेंड का लाभ लेकर लोग ट्रैवल करेंगे और वोट देंगे। हो उल्टा गया जो पिछली बार भी बात की थी, लंबे सप्ताहांत का उपयोग करके लोग छुट्टी पे चले गए और जिनको बाहर से आना था वो आए नहीं। और आपकी इस बात के साथ इस चर्चा को जब हम विराम दें, क्योंकि हमने कहा था हम आज और भी विषयों पर बात करना चाह रहे हैं, एक चीज़ जी मेरा विश्लेषण देखिए ऐसा है कि मुद्दे थे, मुद्दे वाला एक सेक्शन नहीं इसी में नहीं एक सेकंड अरे भाई इसी में जो एक मुझे मालूम, अगर मतदान प्रतिशत जो है, अब जैसे भाई गाजियाबाद में मान लो मतदान प्रतिशत घटे, उदाहरण से देखिए, तो कल मैंने 3 बूथों से जानने की कोशिश की। एक बूथ से ये पता चला है कि दलित मतदाता भारी संख्या में निकले, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया जो मायावती के वोटर थे। लेकिन बाकी किसके नहीं निकले हैं?
तो वो भी वहाँ स्पष्ट है। अगर आप क्षेत्र वाइज जाएंगे ना अलग अलग संसदों में, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किसके मतदाता नहीं निकले हैं। दो बातें होती हैं, आप जो मुद्दे रखते हैं वो कैंडिडेट उसको रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है। अगर नरेंद्र मोदी मुद्दे हैं तो नरेंद्र मोदी का कैंडिडेट वहाँ नरेंद्र मोदी की तरह दिखता है कि नहीं दिखता, या किसी को लाद दिया है। अयोध्या अगर मुद्दा है तो अयोध्या को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं, ये आपके समर्थकों कार्यकर्ताओं पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो ये इस बार जो है ना पूरे देश में एक बना हुआ है। लेकिन ओवरऑल वोटिंग जो है मोटा मोटी मैं मानता हूं कि उतना भी कम नहीं है। यूपी, मध्य प्रदेश और ये क्या बोलते हैं बिहार को छोड़ दे तो नॉर्मल वोटिंग है। उसमें दो मैं हाँ बस एक लाइन जी, मैं तो शुरू में भी कभी बोला था। जी जी जी, मैं केवल एक बात कह रहा हूँ कि हमें थोड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव में सोचना चाहिए। बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये 4 राज्य मिला के 210 सीटें होती हैं। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए आबादी कहाँ, और इन चारों राज्यों में कम वोटिंग हुई है। तो मेरा ये कहना है कि देखिए ओवरऑल आप इस तरह देखिए कि 543 सीटों में से 210 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे 10%, 9% का वोट गिरा हुआ है। ये मैं कह रहा हूँ कि इस लोकतंत्र के लिए चिंता की बात है। इसको ये नहीं कि केरल में ज़्यादा, जैसे बिल्कुल सही करे, या फलाना का एक छत्तीसगढ़ में ज़्यादा हो गया। अरे भाई 80 सीट है जहाँ मिला करके बंगाल, बिहार 210 सीट्स पर आप अगर औसत बढ़ना चाहिए था, कम हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि चाहे जो भी कारण हो, ये गलत कारण है किसी, क्योंकि लोकतंत्र में अगर पार्टिसिपेशन नहीं होगा, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है, और अगर ये बहुत चिंता की बात है। बस मैं अंत इसी तरीके से जो आपने कहा सर उसी पर करना चाहता था, शायद इतने आसान शब्दों में नहीं, एक क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी देकर कि अगर क्रिकेट के किसी मैच में पुछल्ले बल्लेबाज रन बना दें तो टीम का स्कोर तो बन जाता है, लेकिन हम फिर भी ये सवाल खड़े करते हैं कि कई लोगों ने रन क्यों नहीं बनाए। जो सबसे बड़े राज्य हैं, क्या वो सबसे बड़ा उदाहरण पेश नहीं कर सकते? और अगर 2 चरणों में नहीं किया है तो अमर उजाला की ओर से एक ही अपील हम करते हैं कि आपके जो भी कारण हो, जो भी मुद्दे हों, जो भी पक्ष हों, तमाम व्यवस्थाएं, तमाम विकल्प हैं, कोई पसंद नहीं है तो भी विकल्प है, उस विकल्प को ज़रूर चुनिए, ताकि जब अगले चरण के मतदान के बाद हम ये चर्चा कर रहे हों तो हमारे चर्चा का कारण थोड़ा बदल जाए कि इतना ज़्यादा मतदान क्यों हो गया और इससे कौन खुश है और इससे कौन दुखी है। कोई खुश हो, कोई दुखी हो, हम बतौर पत्रकार, हम बतौर नागरिक, हम बतौर वोटर बहुत ज़्यादा खुश होंगे अगर ये देश उस शतक के करीब हमको आता दिखाई देगा। इसी अपील के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन खबरों के खिलाड़ी में इस सप्ताहांत पर आपको और अच्छे विषय देखने को मिलेंगे और तमाम मुद्दों पर चर्चा देखने को मिलेगी। उसको देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।